इस्लामोफोबिया को बहुत ही ब्रॉड सेंस में डिफाइन किया गया, लेकिन हम उसका बहुत छोटा-सा सेक्शन है कि मिस इन्फॉर्मेशन इस्लामोफोबिया का एक पार्ट है। तो उसको काउंटर करने के लिए सही इन्फॉर्मेशन या सही फैक्ट्स या एटलीस्ट प्रॉपर फैक्ट्स को सामने लाने के लिए ये सीरीज़ शुरू की है मैंने। इसका आज एपिसोड 1 है। इंशाल्लाह आगे हम और भी एपिसोड्स लाएँगे और इसको रिफाइन करते जाएँगे, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट था और जैसे-जैसे ज़रूरत होगी वैसे-वैसे चीज़ें करते जाएँगे। सपोर्ट और सजेशंस मिलते जाएँगे इंशाल्लाह आपके, मैं उम्मीद करता हूँ। तो जैसा कि आप टॉपिक देख सकते हैं कि रिफ्यूटिंग इस्लामोफोबिया, इसके नीचे मैंने लाइन लिखी हुई, सेंस्योरिंग एंड कंडेमिंग एंटी इस्लामिक, एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा, हेट, मिस इन्फॉर्मेशन एंड मिथ। तो सबसे पहले तो जो एंटी इस्लामिक या एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा है, जिसके बेसिक होती है मिस इन्फॉर्मेशन होता है, मिथ स्प्रेडिंग होती है या हेट होती है उसके पीछे, इसको टैकल करने की इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। और हमारे साथ आज फ़तह भाई हैं। अगर आप में से और भी कोई जॉइन करता है तो कर सकता है। मैं पब्लिकली इसका लिंक डाल देता हूँ और जैसा हमें कंफर्टेबल होगा हम वैसे आपको लेते जाएँगे साथ में। यू कैन जॉइन आवर स्टूडियो। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस्लामोफोबिया, शायद आपको नज़र आ रहा होगा। इस पे मैंने छोटा-सा डेफिनिशन किया है इसका। मरियम वेबस्टर इसी तरह इसको डिफाइन करता है कि डिसलाइक और प्रेजुडिसेस अगेंस्ट इस्लाम और मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के अगेंस्ट में डिसलाइक या जो प्रेजुडिसेस है, प्रेजुडिसेस उर्दू में हम कहें तो बायस्ड होना या किसी तरह का पहले से ज़हन बना के रखना। और बहुत सारी कौमों के लिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी सोच होती है पहले से जो सही नहीं होती है या मिस इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होती है। तो इस तरह के इस मुस्लिम्स या इस्लाम के लिए प्रेजुडिसेस को इस्लामोफोबिया से ताबीर किया जाता है और ये पॉलिटिकल नेचर का भी हो सकता है और ज़्यादातर पॉलिटिकल नेचर का ही होता है, लेकिन कभी-कभी सोशल या बिहेवियरल नेचर का भी हो सकता है। तो ये मैंने डिफाइन किया, इसमें एक लाइन आप पढ़ सकते हैं, एनीवेयर इस्लामोफोबिया एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू मुस्लिम एवरीवेयर। अगर इस्लामोफोबिया कहीं पर भी है, तो पूरी दुनिया में कोई भी मुसलमान उससे इफ़ेक्टेड हो सकता है, बल्कि ज़्यादातर इस्लामोफोबिया का नेचर ऐसा होता है कि जो सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाला होता है, जो मुसलमानों को उनके रिलिजन के बेस पर टारगेट किया जाता है, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमानों को तकलीफ पहुँचती है और वो उसको उससे रंजीदा होते हैं, गमज़दा होते हैं। तो इस मामले में अगर बात करें कि इसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए बिकॉज़ हम अथॉरिटी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, हमारे हाथ में पावर नहीं है या यूँ कह सकते हैं हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ नहीं है, तो फिलहाल तो हम ये नहीं कर सकते। एट लीस्ट इसको पॉलिटिकल लेवल पे जो हमारे बड़े हैं, वो देख सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन हम एज़ अ एकेडमिशियन, एज़ अ एक स्टूडेंट या एज़ अ स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी क्या कर सकते हैं इसके लिए? इसके लिए जो बेसिक चीज़ की जा सकती है वो ये है कि रेज़ द अवेयरनेस। हम अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। तो अच्छा, जितने भी भाई हमारे साथ हैं, अगर उनका अगर कोई वैल्यूएबल कमेंट है, वो चाहते हैं तो अपना माइक अनम्यूट कर के बोल सकते हैं, वरना मैं इसको कंटिन्यू कर रहा क्योंकि कुछ लोगों ने जॉइन किया तो मैंने उनको यहाँ पर ले लिया है। और अगर आप चाहें सिर्फ़ सुनना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब लिंक यूज़ कर सकते हैं। तो ख़ैर, उसके आगे बात करते हैं। अब एज़ अ एकेडमिशियन हम ये कर सकते हैं कि जो या मिस इन्फॉर्मेशन है या हेट जो फैलाई जा रही है, उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, जो करेक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उनके साथ अ, उसको टैकल करने की कोशिश की जाए। ये जो पूरा नैरेटिव सेट किया जाता है, उसी की सीक्वेंस में हमने ये सीरीज़ शुरू की है, जिसका नाम है रिफ्यूटिंग इस्लामोफोबिया। तो बेसिकली जो मिस इन्फॉर्मेशन या जो हेट है या जो मिथ वगैरह फैलाए जाते हैं इस्लाम के लिए, जो स्प्रेड किए जा रहे हैं एंटी मुस्लिम एलिमेंट्स की तरफ से, तो उनको हम फैक्ट बेस पर या एकेडमिक स्टडीज़ पर या कोई भी ऐसे सब्सटैंशियल प्रूफ जो उसको डिबंक कर सकते हैं, उसको रिफ्यूट कर सकते हैं, वो हम प्रेज़ेंट करने की कोशिश करेंगे। और ये अभी बहुत ही बेसिक है, इंशाल्लाह इसको इम्प्रूव करने की हम कोशिश करेंगे जैसे-जैसे हमारे पास सजेशंस आते जाएँगे, जैसे हम खुद ऑब्ज़र्वेशन लेते जाएँगे स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह। अभी हमने आज मेरी स्लाइड्स में मैंने 4 बड़े नैरेटिव्स उठाने की कोशिश की है, जो फैलाए जाते हैं एंटी मुस्लिम एलिमेंट्स की तरफ से।
तो उनकी अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये रही पहली स्लाइड, जो प्रोपेगेंडा है, लेकिन क्योंकि ये दिखने में एक छोटी-सी पिक्चर है, लेकिन इसके पीछे सेट होने वाला एक पूरा प्रोपेगेंडा है, जो किस-किस लेवल पे काम करता है, उसको ज़रा हम लेयर बाय लेयर अनरैप करके ये एक पिक्चर है। अच्छा, इस पिक्चर को मैंने स्क्रीनशॉट लिया है कहीं से, और ऑल्दो ये मामूली सी पिक्चर है, इसका बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है सोसाइटी के अंदर, लेकिन जिस इंटेंसिटी के साथ ये पिक्चर फैलाई गई है, उसका आप अंदाजा यहाँ नीचे लगाए इस कुछ फैक्ट्स एंड फिगर से देख सकते हैं, जो इसके नीचे मौजूद है, कि इसमें कितने हजार हजार लोग से ज्यादा, तकरीबन 2,500 के करीब कमेंट्स हैं, और 3,000, जिस वक्त मैंने स्क्रीनशॉट किया था, ये तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं इसको, उस वक्त तक 3,000 लोगों ने इसे अपनी प्रोफाइल पर शेयर किया था। यानी ऑन एन एवरेज अगर 3,000 लोगों के 100 फ्रेंड्स हैं, तो आप अंदाजा लगाएं कितने लाख लोगों तक ये बात एज अ प्रोपेगेंडा जा चुकी होगी अब तक। इस पे रिएक्शन जो उस पेज के अपने व्यूज की ऊपर आए हैं, वो करीब 15,000 के आसपास हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक प्रोपेगेंडा है जो बहुत तेजी से काम करता है, जंगल में आग की तरह फैलता है। अब इसको रोकने के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन वही है कि हम जो सही इंफॉर्मेशन है, जो फैक्ट्स हैं, करेक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उनको हम प्रेजेंट करें या सामने लाएं। आसिफ भाई, आपका डिवाइस कनेक्ट नहीं दिखा रहा आपके ब्राउजर में, या कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है जो माइक वगैरह की परमिशन को लेकर के, तो उसको ज़रा सही कर लीजिएगा। आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं बता रहा है, तो मैं आपको ऐड अप कर पाऊँगा इसमें इंशाल्लाह। अच्छा, अब ज़रा इसको हम अनरोल करते हैं या अनरैप करने की कोशिश करते हैं, इस प्रोपेगेंडा में, इस इमेज में है क्या? इसमें बेसिकली एक पिक्चर दिख रही है किसी गाँव या रूरल इलाके की, जिसमें कुछ गधे वगैरह पे लोग सवारी कर रहे हैं, कुछ ज़मीन पे चल रहे हैं, और एक बहुत ही अंडर डेवलप्ड या बहुत रिमोट एरिया की पिक्चर लग रही है ये। उसमें साफ-साफ लिखा है, दिस इज़ रियाद। रियाद सऊदी अरेबिया की कैपिटल है, जिसका पुराना नाम नज्द है। आसिफ भाई तो जानते होंगे, हमारे हिस्ट्री के टीचर हैं। हमारी हिस्ट्री क्लासेस को मैनेज करते हैं, आप लोग उन्हें भी सुने। और 1937 की ये बताई जाती है पिक्चर। ऑल्दो इस पर भी क्वेश्चन हो सकता है कि कैमरा उस वक़्त कितना डेवलप्ड था, और एग्ज़ैक्टली ये पिक्चर सही है या क्या है, जो भी है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ की गई। अब फैक्ट्स क्या हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद नीचे लिखा जाता है, देयर इज़ नो सिंगल ताजमहल, ऑल्दो इसमें ग्रामेटिकल एरर है। देयर इज़ नो सिंगल ताजमहल और लाल किला इन 56 मुगल कंट्रीज़। ऑल्दो अच्छा, यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं किसी ने रैंडमली लिख दिया है, क्योंकि बहुत ही स्मार्टली यहाँ पिक्चर बनाने वाले इंसान ने मुस्लिम की जगह मुगल कंट्रीज लिखा है। जबकि ये मतलब सबके सामने जग जाहिर है कि मुगल कंट्री एक ही था, वो है इंडिया, और बाकी है मुस्लिम कंट्रीज। लेकिन क्योंकि मुगल इंडिया में मुस्लिम आइडेंटिटी के तौर पे माने जाते हैं, तो इसलिए मुगल लफ्ज यूज किया गया है। मुस्लिम लिखते हैं तो क्योंकि वो आप जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके टारगेट पे आ सकता है, या उस पे लॉ अप्लाई हो सकता है। लेकिन अब जब आप मुगल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उस पे कोई इथनिक या रिलीजियन का लॉ उस पे अप्लाई नहीं होता है, तो इसलिए बहुत ही स्मार्टली इस पिक्चर को डिजाइन किया गया है, और बहुत ही क्लियरली कहा गया 56 मुगल कंट्रीज। जबकि टेक्निकली 56 जो नंबर है, वो फेमस है मुस्लिम कंट्रीज के लिए, और मुगल मुस्लिम्स के लिए ही यूज होता है। अच्छा, और ताजमहल और लाल किला क्योंकि मुगल की इजादात हिस्टोरियंस बताते हैं, उनकी बनाई हुई, उनकी डेवलप की हुई मानी जाती है। लेकिन साथ ही साथ हिस्टोरियंस के खिलाफ जो एंटी मुस्लिम एलिमेंट्स खड़े हुए हैं, और वो कहते हैं कि नहीं भाई, ताजमहल तो तेजो महाल था, या लाल किला फला फला ने बनाया था, और वो उसको मुगलों को दे दिया या छीन लिया मुगलों ने। मुगलों का अपना कोई बनाया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है ये। अब ये चीज तो डीबंक की जा सकती है, लेकिन इसके पीछे जो प्रोपेगेंडा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझना, और उसको फैक्ट बेसिस पर काउंटर करना। तो इसमें सबसे पहला प्रोपेगेंडा तो ये है कि मुस्लिम्स का कोई अपना आर्किटेक्चरल हिस्ट्री या हेरिटेज नहीं है। उसको सिरे से कॉमन पीपल के माइंड में इरेज करने की कोशिश की गई, क्योंकि मुस्लिम्स अपनी आर्किटेक्चरल लेगेसी, अपने फूड लेगेसी के लिए ओवर द हिस्ट्री, अपने सिविलाइजेशनल लेगेसी के लिए और डेवलपमेंट के लिए, और खास करके गोल्डन पीरियड जो मुस्लिम का, हमारे आसिफ भाई बता रहे थे एक दिन,
शायद 2 या 3 क्लासेस पहले। तो इस सारी चीज़ों का जो एक इम्पैक्ट है वो करीब-करीब हर कोई पहचानता है, लेकिन उसको एक कॉमन मैन के दिमाग से इरेज़ करने के लिए और उसको एक प्रोपेगेंडा की शक्ल में फैलाने के लिए इस तरह की इमेजेस बनाई जाती हैं। उम, अब मेरा जवाब इस इमेज को नहीं बल्कि उस प्रोपेगेंडा को है जो इसके थ्रू फैलाया जा रहा है। प्रोपेगेंडा ये है कि भई मुसलमानों की या मुस्लिम्स की अपनी कोई आर्किटेक्चरल हेरिटेज नहीं है या कोई ख़ास नहीं है, वो सिर्फ़ ज़्यादातर लूटी हुई है या गसब की हुई है, जो इसके पीछे चलने वाला प्रोपेगेंडा है। तो लेट्स टॉक क्या वाक़ई मिडल ईस्ट में या पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ मुसलमान गए हैं, क्या वाक़ई वहाँ पर कोई कल्चरल या आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स नहीं किए मुस्लिम्स ने? क्या सिर्फ़ इंडिया में मिलते हैं? और वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पहले बनाए थे और उन्हें मुस्लिम्स ने हड़प लिए। लेट्स टॉक। नेक्स्ट स्लाइड ये बताती है दिस इज़ अस्फ़हान। अस्फ़हान ईरान का एक इलाका है। वहाँ पर ये एक खूबसूरत मस्जिद है जिसको फ्राइडे मॉस्क या जुमा मस्जिद कहा जाता है। ये अस्फ़हान में लोकेटेड है। अब इसका आर्किटेक्चर आप देखें कितना शानदार है। क्या अस्फ़हान में कभी यहाँ के राजे-महाराजे या यहाँ के कोई आर्किटेक्चर वग़ैरह इंडियन गए थे और वहाँ पर बना के आए? क्या वहाँ पर भी उन लोगों ने किसी से हड़प लिया? और इसकी क्योंकि ईरान हिस्टोरिकली पर्शियंस का रहा है या जो जो जिनको हम फ़ारसी कहते हैं अपनी उर्दू ज़बान में फ़ारसियों का रहा है और वो आग की पूजा वगैरह करते थे, तो उनकी मस्जिद होना या इबादत खाने होने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता है। तो वहाँ ये किससे हड़प लिया गया? और अगर हड़प भी लिया गया, तो इतनी फाइन कारीगरी उर्दू की सॉरी फ़ारसी की या अरबी वगैरह की उन दीवारों पर किसने कर दी? अगर जो हड़पने वाले हैं या जो कातिल या ज़ालिम होते हैं, वो इस तरह नहीं कर सकते। इतनी आर्किटेक्चरल एक्सपर्टीज़ मुसलमान की ही हो सकती है। और इसके बारे में और अगर पढ़े ये जो सिटी है अस्फ़हान इसमें और भी बहुत सारे आर्किटेक्चरल ट्रेज़र्स छुपे हुए हैं। मैं क्योंकि लिमिट है इसलिए बहुत लिमिटेड चीज़ मैंने कॉपी की है। आप इंटरनेट पे जाएँ हज़ारों चीज़ें मिलेंगी। तो अच्छा ये 8th सेंचुरी में बनाई गई ताकि ये भी रहे कि मुस्लिम से पहले नहीं बनाई। जो हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं वो 8th सेंचुरी के अंदर है और इसका जो डोम वगैरह है वो और जो इसकी डेवलपमेंट्स हैं वो सल्जूक डायनेस्टी ने की है। और ये 11th सेंचुरी तक डेवलप हुई। 8th में शुरू हुआ इसका डेवलपमेंट और 11th सेंचुरी तक डेवलप किया गया। तो ग्रेजुअली मुस्लिम्स ने इसको धीरे-धीरे डेवलप किया और 7th सेंचुरी के अंदर मुस्लिम्स ईरान पहुँच गए थे और उसके 1 सदी बाद ये तकरीबन 100 इयर्स के बाद इस मॉस्क की फाउंडेशन रखी गई। ये आर्किटेक्चरल एक्सपर्टीज़ थी मुस्लिम्स की जो ईरान के अंदर आपको देखने को मिलती है। ये जिसको हम लोग डोम ऑफ रॉक कहते हैं, कुब्बतुस सकरा कहते हैं, ये बैतुल मुक़द्दस के अंदर सिचुएटेड है मस्जिद अक्सा के पास। इसके अंदर जो ऑल्दो ये बहुत हिस्टोरिक साइट है, कभी ज्यूज़ के पास रही, फिर क्रिश्चियंस के पास भी रही, फिर ज्यूज़ के पास गई और वहाँ से फिर हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के ज़माने में तकरीबन 650 सेंचुरी 650 सीई सॉरी माफ़ कीजिएगा एडी में उसको 650 नहीं, माफ़ कीजिएगा आई गेस इट वाज़ मोर दैन 670 और 675 के अराउंड इसे मुस्लिम्स ने कैप्चर किया और वहाँ पर अपनी आर्किटेक्चरल एक्सपर्टीज़ को ज़ाहिर किया मुस्लिम्स ने, जिसका एक शहकार आप इस कुब्बतुस-सकरा की शक्ल में देख सकते हैं। और हिस्टोरिकली ये काफ़ी बार तबाह भी हुआ है, कई बार इसको डिस्ट्रॉय भी किया गया है। लेकिन जब मुस्लिम वहाँ पहुँचते हैं, तो उसको किस तरह डेवलप करते हैं, आपके सामने है ये। कितने शानदार तरीके से इसको उन्होंने बनाया, डेवलप किया और दुनिया आज तक देख रही है। और ये इसलिए नहीं कहा जा सकता कि ये वो बिल्डिंग है जो ज्यूज़ ने, क्रिश्चियंस ने बनाई क्योंकि इस बिल्डिंग में जगह-जगह हमें कुरानी या अरबी के लिए स्क्रिप्चर्स मिलते हैं, जैसे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। और जो आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है, वो फेमस है मुस्लिम्स के लिए। और जिस तरह के डोम बनाए गए हैं इसके ऊपर ये मुस्लिम्स का खासा रहा है या फिर इथोपियंस या ग्रीस के वहाँ होता था। तो ग्रीस कभी आए नहीं, सिर्फ मुस्लिम आए यहाँ। तो इसलिए ये आर्किटेक्चरल एक्सपर्टीज़ या आर्किटेक्चरल हेरिटेज है मुस्लिम्स की, जिसको डिनाई करने की कोशिश की जाती है, जो कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर हम आगे चलें, ये तो पैलेस्टीन की बात हो गई जो जॉर्डन से लगा हुआ है एक
छोटा-सा कंट्री है। ऑल्दो उसमें इस वक़्त तनाज़ात हैं इज़राइल और पैलेस्टीन, उस पे इंशाल्लाह कभी हम लेक्चर रखेंगे, बात करेंगे। अगर नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करें तो ये है सुलेमान मॉस्क तुर्की के अंदर। जब मुसलमान तुर्की पहुँचते हैं, तो इस मस्जिद को वो बिल्ट अप करते हैं और एक मस्जिद है आया सोफिया, उसके साथ कन्फ्यूज़ ना हो क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ मिलता-जुलता है उससे, लेकिन आया सोफिया और सुलेमान मॉस्क में फ़र्क है। ये सुलेमान मॉस्क जो है, ये मुसलमानों ने इनिशियल इसकी बुनियाद रखी, शुरू से ही मुसलमानों ने बनाया। इसका कोई आया सोफिया की तरह पहले ये चर्च या कोई और बिल्डिंग नहीं थी। इसको ग्राउंड से बुनियाद के साथ बनाया मुसलमानों ने ही है और इसको बनाने वाले सुल्तान सुलेमान हैं, जो तुर्क सुल्तान थे। और ये एक ऐसा आर्किटेक्चरल एक्सपर्टीज़ का हेरिटेज है मुस्लिम्स का, जिसको आज तक दुनिया देखती है। तकरीबन 800 साल के करीब हो चुके हैं। इसका शानदार नज़ारा आपके सामने है। ये बॉस्फोरस सी है जिसके जो उस तरफ आप एरिया देख रहे हैं, जो समंदर के उस तरफ है, उसको यूरोप का हिस्सा कहा जाता है। ऑल्दो वो तुर्की के अंदर ही आता है, एडर्न का हिस्सा है, लेकिन वो क्योंकि अगर आप कॉन्टिनेंट वाइज़ देखें, तो वो यूरोप का हिस्सा है। इधर ये एशिया है, जिसको हम तुर्की कहते हैं। उधर वो यूरोप है और उसके किनारे पर इस बॉर्डर पर बनी हुई खूबसूरत मस्जिद जो अपने आप में शाहकार है बिल्डिंग्स बनाने का। इसके अंदर के अगर आप मनाज़िर देखें तो हैरत हो जाती है कि क्या वाक़ई कोई ऐसा बनाया जा सकता है? और आप इसके अंदर जो लिखे हुए टेक्स्ट है उसको देखें। ये इस बात की गवाही देता है कि ये मुस्लिम्स ने ही बनाया है और अगर वहाँ पर तुर्क या नेटिव लोग इसे कभी पहले बनाते तो यहाँ पर होने वाले स्क्रिप्चर्स या जो स्क्रिप्ट्स है माफ़ कीजिएगा, वो तुर्की होनी चाहिए थी या तुर्की ज़बान की होनी चाहिए थी या उनका जो पहले वहाँ रहने वाले ईसाई थे या जो कभी रोमन सल्तनत के अंदर ही आता था तो या तो वैसे कुछ होना चाहिए था लेकिन क्योंकि यहाँ पे बुनियाद मुसलमानों ने ही रखी, मुसलमानों ने ही डेवलप किया इसलिए ये बिल्कुल मुसलमानों की हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करता है। इसके बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे कलेक्ट हुई मैं वो पढ़ के आपको बता देता हूँ। सुलेमान मॉस्क है ये which stands on a artificial platform overlooking the Bosphorus। अच्छा इसमें एक और अभी मज़ेदार नुक्ता मेरे ज़हन में आया कि इसको एक आर्टिफिशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बिल्ट अप किया गया है। इसका क्या मतलब है? आप दिल्ली अगर जाएँ तो जामा मस्जिद एक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बनाई गई है। जो बड़ी हैरत अंगेज़ भी है और काफ़ी उसपे आजकल कंट्रोवर्सी भी है कि इस तरह तो हमारे मंदिर बनाए जाते थे, ये मस्जिद कैसे हो सकती है और ये जामा मस्जिद नहीं थी, ये हनुमान मंदिर था वगैरह-वगैरह और ऑल्दो वो जो बनाने का टेक्निक है, वो सिर्फ़ इंडिया में ही फ़ेमस नहीं था, इससे पता चलता है कि ये तुर्की या मुसलमान जहाँ-जहाँ गए इस तरह का उन्होंने कई जगह स्ट्रक्चर्स बनाए। जैसा कि आप कॉर्डोबा मॉस्क है जो स्पेन में, वो भी इसी तरह का स्ट्रक्चर है जो थोड़ा हाइट पर बनाया गया है। या आप अगर वहाँ जाएँ इसकी बात करें सुलेमान मॉस्क की, तो इसको भी हाइटेड पेडेस्टल के ऊपर बनाया गया है और ये पेडेस्टल इस तरह का है कि अर्थक्वेक वगैरह आए तो उसको सँभाला जा सके और क्योंकि दरिया के किनारे है तो कभी लैंडस्लाइड हो या कुछ ऐसा हो तो वो प्रिज़र्व रह सके, इस तरह का आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है। और क्योंकि दिल्ली भी इस तरह की ज़मीन है जो दरिया के किनारे बसता है तो वहाँ पर भी वो आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है। बिल्ट बाय ऑटोमन एम्परर सुलेमान द मैग्निफिसेंट और सुलेमान द मैग्निफिसेंट जिन्होंने 1950 से 1957 के बीच में इसको बनाया। जो उनका एम्पायर था 1950 से 1957 के बीच था, उसी बीच इस मस्जिद की तामीर की गई और इसीलिए इस मस्जिद का नाम पड़ा सुलेमान मॉस्क। द इंटीरियर ऑफ मॉस्क इज अ सिंगल स्क्वायर शेप्ड रूम। जो मस्जिद का डिजाइन है आप गौर से अगर देखेंगे तो ये एक स्क्वायर शेप के अंदर यहाँ अगर आप इसकी आउटर वॉल्स को देखेंगे तो एक स्क्वायर शेप की तरह है और इसके ऊपर डोम्स वगैरह उन्होंने बड़े खूबसूरत से बनाए हैं और इस मॉस्क के आसपास उन्होंने हॉस्पिटल बनाया है रिलीजियस स्कॉलर्स के लिए जगह है शॉप्स वगैरह है म्यूजियम है अ, और यहाँ पे बाथ वगैरह है, गुस्ल वगैरह करने के लिए और इस काफ़ी अच्छा अच्छा इसको बनाने वाले का नाम जो है, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं सिनान। आर्किटेक्चर का जो इसका आर्किटेक्ट था वो बंदा था सिनान। ज़ाहिर है ये कोई ऑक्सफोर्ड में या हॉलैंड की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में या किसी
MIT वगैरह में पढ़ के नहीं आया था, वो सीनान वही था जो जो मदरसों से पढ़ के निकला था, और उसने इतनी शानदार मस्जिद बनाई कि आज 800 साल के बाद भी विदाउट बीइंग डैमेज्ड या विदाउट बीइंग पेरिश्ड एब्सोल्युटली इरेक्ट है, और शानदार दुनिया के सामने खड़ी हुई है, जो मुसलमानों की बेहतरीन लेगेसी को रिफ्लेक्ट करती है। और ये ऑटोमन स्टाइल का जो आर्किटेक्चर है, उसमें बनाई गई थी, जो उनके दूसरे ऑटोमन स्टाइल के जो नमूने हैं देखे जा सकते हैं, जैसे कि उनके सलातीन की जो कब्रें हैं, वो इस स्टाइल में बनाई गई। उनके ऊपर के कब्रें से मेरी मुराद जो कब्रों के ऊपर बनाए जाने वाले कुब्बे हैं, या जो जिनको मज़ारात कहते हैं हम अपनी उर्दू के अंदर, वो उसी स्टाइल में बने हुए हैं, जिस स्टाइल में ये इस मस्जिद का आर्किटेक्चर बनाया गया है। अगर इसके आगे बात करें, इसकी खूबसूरती आप अगर गौर करें, अगर पास से देखते हैं, इसे आप ध्यान से अगर देखें, तो ये जो गुंबद है, ये उसी स्टाइल के हैं, जिस स्टाइल के गुंबद हमारे वहाँ इंडिया के अंदर बनाए जाने वाले मसाजिद के ऊपर बने हुए हैं। जैसे कि जामा मस्जिद आप देख लें, या लाहौर के अंदर जो शाही मस्जिद है गालिबन, उसके अंदर जो बनाए जाने वाले गुंबद हैं, उनसे ये मैच खाते हैं, क्योंकि वो भी सेक्टर वाइज स्फेरिकल, हाफ स्फेरिकल शेप वगैरह में बनाए गए हैं। जबकि जो गुंबद मंदिरों में पाए जाते हैं, वो काफी डिफरेंट होते हैं, और जो मसाजिद या मुसलमानों की इबादत गाहों में पाए जाते हैं, वो डिफरेंट है। तो ये क्लेम तो वैसे भी आर्किटेक्चर को देख के बस किया जा सकता है कि भाई इस पर गसब किया गया या किसी ने कब्जा किया, माजल्ला। जबकि मुसलमानों के वहाँ बुनियादी ये है कि प्रिंसिपल है कि वॉर में भी वो रिलीजियस प्लेस को डिस्ट्रॉय नहीं करते। तो आम दिनों में कहना चाहिए कि डिस्ट्रॉय करना या कब्जा करना तो बहुत गलत ही होगा। आसिफ भाई, आप इस पे कुछ कहेंगे हिस्टोरिकल, क्योंकि बात चल रही है, आप हिस्ट्री माशाल्लाह बहुत अच्छी जानते हैं। इसी मस्जिद का मैं रात का व्यू आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, कितनी Sorry, शानदार Tayyip इसमें bhai. लाइटिंग वगैरह I की गई है। तो ये अपने आप में एक आर्किटेक्चर को डिफाइन करता है कि ऐसा आर्किटेक्चर बनाना जो लाइट्स के साथ भी बड़ा शानदार लगे, दिन में तो दिखता ही शानदार है माशाल्लाह। तो इसे भी Tayyip आप bhai, देखें, मेरी गौर आवाज आ करें। रही है? जी Sorry to interrupt. मेरी आवाज आ जी रही है? बताइए। आ अच्छा, रही है, उसके बताओ भाई। बाद मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा, ये है शायद लुत्फुल्ला मॉस्क। ये तैयब भाई नहीं। सफविद डायनेस्टी ने बनाई थी। लुत्फुल्ला मॉस्क वहां तो पाई ये भी जा, थोड़ा माफ कीजिएगा, मेरे जहन से अभी इसका जगह निकल गई, या मैंने नोट्स में कहीं लिखा होगा। तो ईरान के अंदर पाई जाती है, ये ईरानियन आर्किटेक्चर है। अभी इसका मैं एक शायद आपको ऊपर दिखा चुका हूँ। जी, ये लुत्फुल्ला मस्जिद इसी फ्राइडे मॉस्क के पास ही पाई जाती है। इसका आर्किटेक्चर आप गौर से देखें, क्या ये आर्किटेक्चर जामा मस्जिद या इस तरह के जो डिफरेंट मुस्लिम आर्किटेक्चर्स हैं इंडिया से, उनसे मिलता है, या जो बहुत पुराने मंदिर हैं जो एंशियंट टाइम पे यहाँ इंडियन नेटिव रूलर्स ने बनाए, क्या वाकई में उनसे मिलता है? तो आप क्योंकि मुस्लिम्स ने यहाँ पर भी बनाया, वहां पर भी बनाया, और क्योंकि उनको डिजाइन करने वाले आर्किटेक्चर्स वही मदारिस से निकले थे, तो उनके बीच रिलेवेंस ज्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू वो मंदिर या जो डिफरेंट टाइप के इबादत खाने दूसरे मजाहिब के लोगों ने बनाए। इसको बनाया गया था 1602 से लेकर के 1619 के बीच में, जो सफविद डायनेस्टी थी उसने बनाया था। सफविद डायनेस्टी ईरान के अंदर रही है। और भी कुछ मसाजिद हैं या कुछ पुराने आर्किटेक्चर्स है, जिनको आप देखेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि मुसलमानों की आर्किटेक्चरल माफ कीजिएगा, किसी वजह से शायद मेरा इंटरनेट ड्रॉप हुआ था। अब स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। तैयब माफ भाई, कीजिएगा, किसी वजह से शायद मेरा इंटरनेट ड्रॉप हुआ था।
आई होप आपको स्क्रीन मेरी नज़र आ रही होगी। ये कुछ और पुराने आर्किटेक्चर्स हैं जिनका मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ देना तो नहीं चाहूँगा। लेकिन इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि जो मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम है कि उनकी कोई आर्किटेक्चरल हेरिटेज नहीं है और वो सिर्फ़ गज़ब करते हैं, तो जिन इलाकों में मुसलमान ओरिजिनली रहे हैं या जिनको उस क्लेम में कहा गया था कि 56 मुग़ल कंट्रीज़ में मु मुस्लिम्स रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने क्या डेवलपमेंट्स की वो आपके सामने है, जो आज तक गवाही दे रहे हैं कि और जिस कंट्री का उन्होंने नाम लिया था रियाज़, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जिस शहर का नाम लिया था रियाज़, उसी के पास एक शहर है मदीनतुल मुनव्वरा। और मज़े की बात ये है कि वो शहर की बात करते थे, उन्होंने किलों की बात की वग़ैरह-वग़ैरह। हमारे तो ये मज़ारात गवाही दे रहे थे कि जहाँ पर हम अपने मदफ़ूनीन को दफ़न करते थे, वहाँ भी इतने शानदार कुब्बे बनाए थे कि जिनकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती थी। ये वो मज़ारात हैं जो 1924 में सऊदी गवर्नमेंट आने से पहले वहाँ शानदार तरीके से पाए जाते थे और जिनको देखा जा सकता है, जो बताया जाता है कि इसमें ये जो बड़ा कुब्बा है, ये हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था और इसी में सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मज़ारात हैं, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन और तमाम हमारे बुज़ुर्गान दीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के मज़ारात थे, जिनको सऊदी गवर्नमेंट ने एज़ पर देयर बिलीफ्स शिर्क वग़ैरह कह के तोड़ दिया। लेकिन क्योंकि मुस्लिम्स थे और ये मुसलमानों की हेरिटेज है, बाद वाले क्या करते हैं, बाद में आने वाले नए फ़िरक़े क्या करते हैं, वो तो एक अलग डिस्कशन का मौज़ू हो सकता है। लेकिन ये तो तयशुदा बात है कि बहुत ही शानदार लेगेसी है मुस्लिम्स की, बल्कि उसी वक़्त का ये काबतुल्लाह है, उससे भी पहले का, जिस वक़्त का वो पिक्चर में क्लेम किया गया है, ये तकरीबन 1800 के आस-पास का एक पिक्चर है, जिसको पेंसिल से या किसी तरह से स्केच अप किया गया है खाने काबा की तस्वीर को। और अगर आप गौर से देखें, ये है मस्जिद नबवी शरीफ की पुरानी तस्वीर जो मदीना के अंदर है, जो इतनी शानदार है कि उस वक़्त के तमाम दीगर दुनिया के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं, उनसे बहुत शानदार थी, जहाँ बड़े-बड़े लोग आया करते थे। ये वो आर्किटेक्चर है जो करबला के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर इमाम हुसैन वग़ैरह रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम और उनके साथियों की मज़ारात वग़ैरह हैं, जिसका जो एक शानदार कल्चरल और आर्किटेक्चरल हेरिटेज है, जिसको देखा जाए तो ज़बरदस्त एक आप कह सकते हैं बिल्डिंग है और इस वक़्त दुनिया की कीमती तरीन बिल्डिंग्स में से है क्योंकि इस पे ये जो गुंबद वग़ैरह हैं और मीनारों में सोना लगाया गया है। क्या वाक़ई ये इस तरह का आर्किटेक्चर पूरी दुनिया में कहीं देखने को भी मिलता है? और फिर अगर बात करें सिर्फ़ बिल्डिंग्स की ही, तो हम बिल्डिंग्स तक ही महदूद नहीं थे। ये पूरे-पूरे शहर हमने डिज़ाइन किए जो आज भी पूरी दुनिया को हैरत में डाल देते हैं। द गार्डियन से मैंने ये पिक्चर ली है जो रेप्लिका है जो बगदाद शहर का जिसे मंगोलों ने तबाह कर दिया था अपने हमले के बाद। ये उस शहर का रेप्लिका है और वो किस तरह का था, कैसा था, जैसा उसका डिज़ाइन या डिस्क्रिप्शन मिलता है उसमें, उसको देखते हुए जो डिज़ाइन किया गया, वो ये उसका आर्टिफ़िशियल रेप्लिका है। इस तरह का बगदाद शहर मुस्लिम्स ने डेवलप किया। ये आउटर वॉल उसकी डिफेंस है, उसके बाहर पानी की वॉल है, पानी का डिफेंस है और ये दरिया के किनारे था, बीच में सेंटर है। तो इसको सेंटर ऑफ विज़डम कहा जाता था उस दौर के अंदर जो मुसलमानों का था और इसमें लाखों किताबें थी जिनको मंगोलों ने तबाह कर दिया था। ये भी मुसलमानों की आर्किटेक्चरल हेरिटेज का एक बहुत बड़ा नमूना है और इस वक़्त मॉडर्न एज के अंदर भी मुस्लिम्स ने कितने कारनामे अंजाम दिए हैं, उसको देखने के लिए ये पिक्चर आपके सामने है। मैं कुछ नाम पढ़ देता हूँ आपके सामने ताकि ये भी पता चल जाए कि सिर्फ़ उस वक़्त ही नहीं दुनिया को हैरत में डालने वाली हमने बिल्डिंग्स बनाई थी। आज भी दुनिया मिडल ईस्ट और मुसलमानों की बनाई हुई बिल्डिंग्स को देख कर के हैरत में रहता है कि उस रेगिज़ार में जहाँ पानी और सब्ज़े का भी नामो-निशान नहीं मिलता है जल्दी। वहाँ पर इतनी बड़ी-बड़ी इमारतें जो अब तक की शायद दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी या इसको सरपास करने के लिए दूसरा एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं कोई लेकिन ख़ैर बुर्ज खलीफा है दुबई का, ये 2717 फुट हाइटेड बिल्डिंग है। उसके बाद शंघाई टावर है, ऑल्दो ये चाइना में है, ये मुस्लिम्स ने नहीं बनाया, इसे हम क्लेम नहीं करते लेकिन बुर्ज बुर्ज अल बैत ये मक्का के अंदर है, ये जिसको मक्का टावर भी कहा जाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ये अमेरिका की बिल्डिंग है। उसके बाद नॉर्डस्टॉर्म टावर, ये आप इसे देखें इसकी हाइट तकरीबन 1775 है फीट। उसके बाद
आप अगर गौर करें तो इसमें जो सबसे ऊंची बिल्डिंग्स हैं तकरीबन टॉप 3 के अंदर वो 2 मुस्लिम्स की हैं। और इसमें ये भी बताऊं, ये स्काई क्रैपर्स बिल्डिंग्स हैं, इनसे रिलेटेड जो इनिशियल रिसर्च पेपर लिखे गए और जो डेवलपमेंट्स हुई, या जो इसका एक फॉर्मूला है, मैं किसी वक्त उस पर बात करूंगा तफसील में, कि जिस फॉर्मूले की बेस पे इन बिल्डिंग्स को खड़ा किया जाता और कैसे किया जाता, उसको डेवलप करने वाले भी मुस्लिम्स हैं। तो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर दुनिया को हैरत अंगेज बिल्डिंग्स देने वाले भी मुस्लिम्स हैं। आइए मैं आपको एक और शहकार दिखाता चलूं। ये दुबई के अंदर मस्जिद है जिसका शानदार नजारा आपकी स्क्रीन पर है। इसको अगर आप गौर से देखें तो इतनी शानदार मस्जिद है कि दिल चाहता है कि एक इंसान बैठा ही रहे। क्या ये मुसलमानों की मॉडर्न एज के अंदर आर्किटेक्चरल एक्सपर्टीज की निशानी नहीं है? लेकिन क्योंकि बुरा हो हसद और बुग्ज का, कि लोग फिर आंख बंद करके देखना नहीं चाहते बल्कि सीधा सीधा रिजेक्ट कर देते हैं मुसलमानों की इतनी शानदार लेगेसी का। तो ये पहला क्लेम था जिसको हमने रिफ्यूट करने की कोशिश की। आई होप हमारे व्यूअर्स को लगा होगा कि वाकई इसमें दम है और मुसलमानों की अपनी आर्किटेक्चरल हेरिटेज काफी शानदार है। आइए अगले मिथ की तरफ बात करते हैं। ऑल्दो ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि मिथ है, और ये तो एक नॉर्मल पिक्चर है, लेकिन इस बात को बड़े बड़े लेवल से, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहे जाने वाले या बड़े बड़े संत महात्मा कहने वाले भी इसको प्रमोट करते हैं। और बड़े बड़े लेवल पे इसको मीडिया, इंक्लूडिंग पावर की जो बड़े हाउसेस हैं, पीएम से लेकर कई अलग अलग लेवल के पॉलिटिशियंस कई कंट्रीज के, वो प्रमोट करते हैं कि भाई वेजिटेरियन होना चाहिए मामला। और बड़े उससे कहा गया, इसमें क्लेम किया गया है कि मैं शाकाहारी हूँ और मुझे गर्व है कि मेरे भोजन के लिए किसी निर्दोष की हत्या नहीं होती। ऑल्दो जिन लोगों को उर्दू नहीं आती है, माफ कीजिएगा, हिंदी नहीं आती है, देवनागरी स्क्रिप्ट नहीं आती, मैं उनके लिए पढ़ देता हूँ। मैं शाकाहारी हूँ, मुझे गर्व है मेरे भोजन के लिए किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं होती। मेरा भोजन दर्द, तड़प, चीख और हिंसा से मुक्त है। हालांकि ये बहुत ही मजाहिया खेज क्लेम है और किसी कोई बच्चा भी इसको रिफ्यूट कर सकता है, लेकिन इसको क्या ही कहा जाए। लेट्स टॉक कि इसमें कितने सारे क्लेम किए गए हैं कि शाकाहारी होना ये किसी की पर्सनल चॉइस हो सकती है। हम इसे इत्तेफाक रखे ना रखे, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नहीं खाना चाहता है गोश्त वगैरह, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन जब आप उसको एक प्रीटेक्स्ट देने की कोशिश करते हैं, आप अपनी प्रेफरेंस को ऐसा प्रीटेक्स्ट देते हैं कि जो आपकी प्रेफरेंस से एग्री ना करे, उसको आप एक क्रिमिनल इंस्टिंक्ट देने की कोशिश करते हैं, तो फिर कहीं न कहीं इसको जवाब देना बनता है। और क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए गोश्त और ज़बीहा वगैरह हलाल किया गया है, तो हमें फिर ज़रूरत है इस बात की कि इसको जवाब दिया जाए। और इसमें जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, उनको सामने रखा जाए ताकि इस मिथ को बस्ट किया जा सके। तो सबसे पहले तो इसमें जानते हैं कि भई अ, इसमें कितने क्लेम हैं वो देखे जाएँ पहले तो। इसमें पहला क्लेम तो ये किया गया कि भाई जो शाकाहारी लोग हैं, वो किसी की हत्या नहीं करते हैं, गोश्त वगैरह खाने के लिए और माफ़ कीजिएगा, खाना खाने के लिए, और गोश्त नहीं खाते हैं क्योंकि गोश्त जानवरों से आता है और जानवरों को किल करना पड़ता है तब, और उसमें फिर दर्द है, तड़प है, चीख है, वगैरह-वगैरह। तो इन सब चीज़ों से शाकाहारी होना बेटर है, और क्योंकि इससे क्लेम नहीं होता है। लेट्स टॉक कि वाक़ई इस क्लेम में कितनी सब्सटैंशियलिटी है। मैं आपके सामने प्रेज़ेंट करूँगा इंडिया टुडे की रिपोर्ट। ये पब्लिश हुई है 2018 के अंदर, आपके सामने इसकी डेट आ रही होगी, नवंबर 23 2018 की। जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए इंडिया के, बल्कि इन्होंने आइंस्टाइन के साथ काम किया है। और इतना ही काफ़ी होगा कि किसी भी मैटर की 3 स्टेट्स थी, उसमें से एक स्टेट और डेवलप हुई। 5वीं स्टेट जो डेवलप की थी जेसी बोस और आइंस्टाइन ने, जिसे आज भी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। और पूरी दुनिया में इसको स्टडी किया जा रहा है। ये अपने आप में मटेरियल साइंस के अंदर एक काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है स्टडी के लिए। इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितने बड़े साइंटिस्ट थे। और इंटरेस्टिंगली ये जेसी बोस जो हैं वो साउथ इंडिया से बिलॉन्ग करते हैं। ही वाज़ अ वेजिटेरियन। और दूसरा ये कि वो साइंटिस्ट हैं, तो उनकी फाइंडिंग्स क्या है, ज़रा उनको उन पर बात कर लेते हैं। जेसी बोस ने रिसर्च किया। अच्छा, ये टॉपिक आप ज़रा इसको पढ़ेंगे तो ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा। इंडिया टुडे ने जो ये
एक अपनी रिपोर्ट जो प्रेजेंट की है उसको आप अगर पढ़ें, हाउ आचार्य जगदीश चंद्र बोस प्रूव्ड प्लांट्स हैव लाइफ 115 ईयर्स अगो। जो प्लांट्स हैं जिनसे शाकाहारी लोग, वेजिटेरियन पीपल खाना लेते हैं अपना, उसकी लाइफ को खुद इंडियन साइंटिस्ट ने, खुद वेजिटेरियन साइंटिस्ट ने प्रूव किया हुआ है। ऑल्दो इस पे बहुत सारी रिसर्च पेपर मैं प्रेजेंट कर सकता था डिफरेंट साइंटिस्ट के, लेकिन ये इसलिए सुटेबल है क्योंकि जो लोग क्लेम कर रहे हैं या जो लोग इस चीज को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या उन क्रिमिनल इंस्टिक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम्स को या उन लोगों को जो नॉन वेजिटेरियन है, तो उनके सामने ये रिपोर्ट जबरदस्त होगी कि वो जाने कि खुद एक वेजिटेरियन साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि प्लांट्स में लाइफ है। और आइए जरा उनके क्लेम्स को पढ़ते हैं जो उन्होंने प्रूव किया अपनी रिसर्च वगैरह से। ये उनकी लेबोरेटरी के कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगा ताकि आपको अंदाजा लगे कि ये रिपोर्ट काफी अच्छे से प्रेजेंट की गई है। काफी बड़ी रिपोर्ट है, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी, आप कहेंगे तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। आप इसे पढ़िएगा, मैं आपके सामने कुछ हिस्से पढ़ देता हूँ उसके ताकि आपको अंदाजा लगे कि कितनी जबरदस्त बात उन्होंने कही। बोस used his inventions to introduce the world of plants to human। उन्होंने प्लांट्स को जब स्टडी किया तो उनका एक पूरा दुनिया ही अलग है। जिस तरह जानवरों की अपनी एक दुनिया है, इंसानों की अपनी दुनिया है, चिड़िया जिनको हम परिंदे कहते हैं, परिंदों की अपनी दुनिया है, उसी तरह प्लांट्स की भी अपनी एक दुनिया है। उनके अंदर कम्युनिकेशन और पूरा एक सिस्टम है। उसके ऊपर उन्होंने बात की। हिज इन्वेंशन द क्रेस्कोग्राफ शोड हाउ प्लांट्स मूव। यानी जो एक मिथ है ना, बल्कि एक कॉमन परसेप्शन है, मिथ तो नहीं कहूंगा, कॉमन परसेप्शन है कि प्लांट्स मूव नहीं करते, एक जगह स्टिल रहते। उन्होंने बताया कि नहीं, प्लांट्स भी मूव करते हैं अपनी जगह से, ऑल्दो बहुत स्मॉल स्पेस में या स्मॉल डिस्टेंस में मूव करते हैं, लेकिन करते हैं। The Bose Crescograph has a series of gears and smoke glass plates that record the movement of plants tip under a magnetic scale of this। उन्होंने कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स ली, मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा, ऊपर ऊपर बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर प्लांट्स के मूवमेंट बाकायदा रिकॉर्ड किए उन्होंने। और जो ऐसा नहीं था कि किसी एक्सटर्नल फोर्स से, उनके अपने इंटेंशन से मूव कर रहे थे प्लांट्स। The plant catches the reflection of a plant and it was marked according to the movement of plant। The plant was dipped in bromide, a poison। और उन्होंने काफी कुछ किया, मैं शॉर्ट में आपके साथ पढ़ के आगे चलता हूँ। द पल्स बीट ऑफ प्लांट वॉज शोन एज द लाइट स्पॉट ऑन द स्मोक प्लेट। यानी पल्स बीट भी मौजूद है प्लांट्स के अंदर। द स्पॉट्स बिकेम अनस्टेडी वंस द प्लांट स्टार्टेड टू टेक द पॉइजन। और मजे की बात ये कि जब प्लांट को पॉइजन कर दिया तो उसकी पल्स बीट भी ड्रॉप हो गई, प्रूविंग दैट प्लांट्स हैव लाइफ। यानी जो हमारे इंसानों के अंदर या जानवरों के अंदर हार्ट बीट एक बहुत बड़ा सिम्टम है लाइफ का। अगर कोई हार्ट बीट ना हो किसी के अंदर तो माना जाता है कि ही इज नो मोर अलाइव। उसी तरह अगर प्लांट को पॉइजन कर दिया था तो उसकी हार्ट बीट भी ड्रॉप हो जाती है। ये खुद एक वेजिटेरियन साइंटिस्ट ने ही प्रूव किया है। आइए उनकी रिसर्च के और कुछ पॉइंट्स समझते हैं ताकि अंदाजा लगे कि ये वेजिटेरियन होना, और इस सेंस में कि क्योंकि क्रूएल है ये एनिमल्स के लिए, ये कितना बड़ा मिथ है। Bose showed how plants behave differently under different environmental factors such as temperature, chemicals, electricity, gases and humidity। जिस तरह इंसान अपना बिहेवियर बदलते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, प्लांट्स भी टेम्परेचर, केमिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी, गैसेस, ह्यूमिडिटी के इफेक्ट में अपना बिहेवियर बदल देते हैं, जो उनके जिंदा होने की बहुत बड़ी निशानी थी। He showed the electrical nature of conduction among several stimuli in plants which were earlier believed to have a chemical nature। और उन्होंने ये भी बताया कि प्लांट्स एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं, जो पहले माना जाता था कि वो केमिकल फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन उन्होंने शो किया कि नहीं, कुछ इलेक्ट्रिकल फॉर्म भी है इस कम्युनिकेशन की। फॉर एग्जाम्पल, जब उनके स्टिग्मा या जो उनके स्टिमुलाई है वो टच करते हैं आपस में तो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकल वेव का ट्रांसफर है उनके बीच में ताकि उनकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सके। Bose was the first to study the action of microwaves in plant tissues and the changes in plant cell membrane potential।
Through his study, he proved that plants are sensitive to pain and affection. This point should be taken into notice. उन्होंने अपनी स्टडी से प्रूव किया कि प्लांट्स में पेन भी है, अफेक्शन भी है। अफेक्शन को अगर मैं आम जबान में कहूं, मोहब्बत या किसी के लिए रगबत होना, उर्दू में अगर कहें, उनको पेन भी होता है और उनको रगबत भी होती है। ये खुद बोस थे जिन्होंने बताया, वो बोटानिस्ट थे, एक बहुत बड़े पॉलीमैथ थे। उन्होंने मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, माइक्रोबायोलॉजी, सॉरी माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों पर अपने रिसर्च पेपर लिखे हुए हैं। बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजरे। ये उनकी फाइंडिंग्स बता रहा हूं। वो कहते हैं कि प्लांट्स में पेन है और अफेक्शन भी है। अब आप किस तरह कहते हैं कि अगर हम वेजिटेरियन हैं तो क्या जीव हत्या नहीं होगी? बल्कि इंटरेस्टिंगली, अगर आप प्लांट का खाना खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने टमाटर प्लांट से लिया, टोमेटो आपने प्लक कर लिया, तो प्लांट अभी जिंदा है और वो पेन कब तक रहेगा? कोई अभी हमारे पास सब्सटेंशियल, एटलीस्ट मेरे पास अभी डेटा नहीं है कि वो सब्सटेंशियल डेटा हो जो बता सके कब तक वो पेन रहेगा। कोई डेटा नहीं है हमारे पास। जबकि जानवर का अगर आप ज़िबा करते हैं 2 मिनट, 4, 5, 10 मिनट के बाद, ही इज़ नो मोर, ही इज़ नॉट हैविंग पेन, ही इज़ डेड। लेकिन प्लांट को जब आप खा रहे हैं, तो वो तो तब तक अलाइव है जब तक फ्रेश है। और उसका, चलिए अगर उसके हम ऑफस्प्रिंग को जो हम कंज्यूम कर लेंगे, वो डेड अगर मान भी लें, तो प्लांट तो जिंदा रहेगा। जिस हिस्से को हमने काटा वो पेन भी जिंदा रहेगा। तब आप क्या करेंगे? और दर्द, तकलीफ, चीख, ये उस फूड चेन का हिस्सा है जिसको नेचर ने सेट कर दिया है। हम अपनी ज़बान में कहें एज़ अ मुस्लिम, जिसे खुदा ने तय कर दिया है। इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। फूड चेन से बाहर नहीं जा सकते हम। हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई और तरीका नहीं है कि फूड हम ऐसे सोर्सेज़ से ले सकें जो बिल्कुल ही नॉन लिविंग थिंग से आता हो। ऑल्दो कुछ पोर्शन है, जैसे आप मानिए दूध वगैरह है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिलती हैं जो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं नॉन पेनफुल वे में आती है, लेकिन सिर्फ उन पर ह्यूमन लाइफ डिपेंड नहीं कर सकती। तो ये तो बिल्कुल ही अजीब बात होगी। अच्छा, इसमें अगर मैं थोड़ा-सा मज़ाक में कहूँ कि चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि जानवर को ज़िबा करने के बाद उसे दर्द होता है, तकलीफ होती है, वो परेशान हो जाता है और उससे बचने के लिए आप वेजिटेरियन हो जाते हैं। तो फिर क्यों ना एक काम करें कि हम जो जानवर मर जाते हैं उन्हें ज़िबा करके आपको पेश कर दें, आप खा लीजिए। ना तो उसमें दर्द है, ना तकलीफ है, तो फिर कितना ही सही रहेगा ये। ऑल्दो ये मज़ाक है, लेकिन कभी-कभी जब सामने वाला आपको क्रिमिनल कहता है, तो फिर आपको भी इस तरह के मज़ाक से जवाब देना पड़ता है। अच्छा, इस पर आप एक पूरी किताब है मौजूद, द लाइफ ऑफ प्लांट्स, मेटाफिज़िक्स ऑफ मिक्सचर, विले पब्लिकेशंस ने इसको पब्लिश किया है। आप ऑर्डर कर सकते हैं, ये सामने मैंने आपके स्क्रीन पर शो कर दिया है इसको, और इसे आप पढ़ें। इसको लिखने वाले हैं इनका नाम है इमैनुएले कॉकिया, आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस किया होगा। इनके बारे में इन्फॉर्मेशन जो विले ने ऑथर के बारे में लिखा है, वो भी आप देख सकते हैं। ही इज एसोसिएट प्रोफेसर एट, आई डोंट नो इसको क्या पढ़ेंगे, एकोले डेस हॉटेस एट्यूडेस, ये पेरिस की कोई यूनिवर्सिटी है और फ्रेंच में लिखा हुआ है। आई डोंट नो, मैंने सही भी पढ़ा नहीं, लेकिन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पर पूरी किताब लिखी हुई है। तो आप कोई चारा बचता नहीं हमारे पास कि हम इनकार कर दें कि प्लांट्स में लाइफ है ही नहीं। तो ये जो मिथ है या जो क्लेम है वो पूरी तरह बर्स्ट हो चुका है। प्लांट्स में भी लाइफ है और एनिमल्स में भी लाइफ है। तो अब आप क्यों एनिमल्स की लाइफ को प्लांट्स की लाइफ पर ज़्यादा प्रेफ़रेंस देंगे? इस पर शायद अगर कोई आर्गुमेंट आए तो फिर बात की जा सकती है। और फिर तो हम यही आर्गुमेंट दे सकते हैं, क्योंकि मरा हुआ प्लांट जिसको हम सूखा हुआ प्लांट कहते हैं, उसे तो नहीं खाया जा सकता। लेकिन मरा हुआ जानवर तो कुछ लोग खा लेते हैं, तो शायद खैर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्लेम। मिस इन्फॉर्मेशन है, प्रोपेगेंडा है ये, और ये थर्ड पॉइंट है हमारा आज के डिस्कशन का। ये एक इमेज है, ऑल्दो इसके पीछे बहुत बड़ा क्लेम है जिसको बस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत ही प्रॉपर सब्सटेंशियल प्रूफ है। ये इमेज ये कहती है कि एक समय था जब हमारे पास ये यूनिवर्सिटीज थी। अच्छा, इसमें एक जरा नोटिस कीजिएगा
ये जो इसमें आउटलाइन की गई है, इसकी कलरिंग बहुत ही स्मार्टली की गई है, अगर आप इसे नोटिस करें। ये मैंने नहीं की है, माफ़ कीजिएगा, ये देखिएगा, ये इमेज पूरी फ्री है। मैंने इस पर कोई आउटलाइनिंग नहीं की है। ये आउटलाइनिंग खुद बनाने वाले ने की है, और उसमें ये बाकायदा उसने ऑरेंज से किया और नीचे ग्रीन से। अब इंटरनेट यूज़र्स तो अच्छे से जानते हैं इसका क्या सेंस है। तो ऊपर लिखा जाता है कि जब हमारे पास एक समय था जब हमारे पास ये यूनिवर्सिटीज़ थी, जिसमें उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी, गया की, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो पटना में बताई जाती है, या बहरहाल ये उस टाइम की है यूनिवर्सिटी जब किंग अशोका थे शायद। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो बिहार के अंदर ही है गालिबन, अगर मैं सही हूँ। और फिर उसके नीचे लिखने वाला लिखता है कि फिर नेहरू जी आए और अब हमारे पास ये यूनिवर्सिटी थी। ऑल्दो ये क्लेम इतना बोगस है, लेकिन इसके पीछे फैलाए जाने वाली जो हेट है, वो ये है कि मुस्लिम्स की अपनी एकेडमिक एबिलिटीज को निगेट किया जा रहा है इसके अंदर। वो इंशाल्लाह हम दिखाएंगे, लेकिन इसमें दो तीन क्लेम है। सबसे पहला तो कि हमारे पास ये यूनिवर्सिटी थी, जो ये हमारे की जो डिस्टिंक्शन है, मुझे नहीं पता ये किस सेंस में लिखने वाले ने किया, लेकिन समझने वाले समझते हैं। तो इनको जो बनाने वाले हैं, वो कौन लोग थे? उनको बनाने वाले थे नेटिव इंडियंस। आज हमारे आसिफ भाई इस पे बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, और इस पे इंशाल्लाह जब और डिटेल में बात होगी तो हमारी हिस्ट्री क्लासेस में इस पे बात होगी कि बनाने वाले नेटिव इंडियंस थे, और उसको तोड़ने वाले वो थे जो आज सुप्रीमेसिस्ट राइट विंग है इंडिया के अंदर, जो बाहर से माइग्रेट होके आए एरियंस, वो थे इसे तोड़ने वाले, बर्बाद करने वाले। तो पहले तो इसकी ही हिस्ट्री पर एक बात होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि इतना वक्त नहीं है हमारे पास, मैंने शॉर्ट में बता दिया, आप लोग इसे पढ़े जाके। उसके बाद बात की गई है एएमयू और जामिया और जेएनयू की बात की गई है। अब क्योंकि ये तीन यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जहां का जो आप कह सकते हैं रिसर्च माइंडसेट ऐसा है जो अक्सर गवर्नमेंट से क्वेश्चन करता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिंग लॉबी है उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल पोजीशन में ले आता है। और एजुकेशन का मकसद भी यही होना चाहिए ताकि आप खुल के हर चीज को क्वेश्चन कर पाए। अब इसे आप कह सकते हैं डिस्क्रेडिट करने के लिए ये कोशिश की गई कि भाई सवाल ऐसे खड़े कर दो कि भाई गोया कि ये नेहरू जी ने बना के दिया है। हालांकि लेट्स सी कि क्या वाकई ये नेहरू जी की वजह से बन के आए हैं, या क्या नेहरू ने बनाए हैं, क्या ये मुस्लिम्स ने नहीं बनाए हैं, या उनकी अपनी कैपेबिलिटीज नहीं थी इनको क्रिएट करने की। लेट्स सी। तो मैं आपको पहला क्लेम तो ये कि क्या मुस्लिम्स ने कितना काम किया है हिस्ट्री के अंदर एजुकेशन में, उसकी कुछ झलकियां आपके सामने रखता हूं। अभी जो अस्फहान के अंदर फ्रीडम मॉस्क थी, उसी की तर्ज पर तैमूरीद सल्तनत, या तैमूरीद रेनेसा जो कहा जाता है, जो ईरान की और खरासान के इलाकों में हुआ, जो उसके अंदर ये मदरसा है। बल्कि तीन मदरसे बताए जाते हैं जो एक दूसरे के सामने मौजूद है, समरकंद नाम के एरिया में, और ये आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये उस वक्त की यूनिवर्सिटीज थी जिस वक्त पढ़ने पढ़ाने का कल्चर यूरोप से लेकर के डार्क एज में रहने वाले किसी कंट्री में नहीं था। उस वक्त हम मदरसे बना रहे थे, लोगों को पढ़ा रहे थे, और बाहर से लोग पढ़ने आ रहे थे हमारे पास, और हम लोगों को डिग्रीज दे रहे थे। उसके बाद आइए हम एक और पुराना मदरसा आपको दिखाएं जो आज भी ऑपरेट कर रहा है। ये फेज में है। इसका नाम है करावियीन मॉस्क। ये जो हरे रंग का आपको ऊपर डोम दिख रहे हैं, ये मस्जिद है जिसके अंदर मदरसा कायम है, और ये आज तक कायम है। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारी पिक्चर है मदरसा अल मुस्तनसिरिया, बगदाद के अंदर है। और ये अब्बासिद खलीफा जो गालिबन दूसरी सदी हिजरी में, मुसलमानों के कैलेंडर में दूसरी या तीसरी सदी हिजरी के अंदर जो खिलाफत कायम हुई बनु अब्बास की, उनके जरिए बनाई गई, और ये आज भी काम कर रहा है बगदाद के अंदर। ऑल्दो जब मंगोल आए थे तब ये काफी डिस्ट्रॉय हो गया था, और उसकी बिल्डिंग वगैरह फिर से बनाई गई बाद में। लेकिन क्योंकि वो उसकी फाउंडेशन जिसने रखी वो मुस्लिम्स ही थे, और अर्ली एज के मुस्लिम्स थे। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह है। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये वो नूरुद्दीन मदरसा है जिसको दारुल हदीस भी कहा गया,
ये दमिश्क के अंदर कायम है और ओरिजिनली इसे नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बनाया था। ये नूरुद्दीन जंगी वो हैं जो सलाउद्दीन अय्यूबी से पहले सुल्तान रहे हैं और जंगी डायनेस्टी के आखिरी सुल्तान गुजरे हैं और उन्होंने एजुकेशन पर जितना काम किया है, शायद इतना नुमाया उनके दौर में कोई और सुल्तान काम नहीं कर रहा था, या एटलीस्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ हिस्ट्री में। और उसके बाद इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मुसलमानों की यूनिवर्सिटी और सबसे ज्यादा डाइवर्स स्टडीज होती हैं जहां पर, वो है अल अजहर यूनिवर्सिटी कायरो, जिसको नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के सक्सेसर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बनाया। माफ कीजिएगा, बनाया तो फातिमी खिलाफत वालों ने था, लेकिन इसको फुल फॉर्म के अंदर, या यूं कह ले जो मॉडर्न फॉर्म है जिसके अंदर ये आज ऑपरेट करी, उस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने वाले और सेट करने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। इसके अंदर कुरान, इस्लामिक लॉ, रेटरिक, ग्रामर, लॉजिक और एस्ट्रोलॉजी वगैरह पढ़ाया जाता था अपने दौर के अंदर। आप इसकी और डिटेल्स इसकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। ये आज भी और काफी मॉडर्न स्टाइल के अंदर काम करने वाली यूनिवर्सिटी है। उसका ये एक पिक्चर मैंने दिखाया आपको, ये अल अजहर यूनिवर्सिटी का पिक्चर है। अब जो दूसरा क्लेम था इसमें, इस पिक्चर के अंदर, कि गोया के ये यूनिवर्सिटीज नेहरू ने बना के दी हैं। क्या ये मुसलमानों ने बनाई हैं या नहीं बनाई हैं, इस पर जरा बात कर लेते हैं। लेट्स सी। ये है एएमयू का थोड़ा-सा डेटा जो मैंने वहाँ से निकाला है विकिपीडिया से। इसके फाउंडर्स में किनका नाम आता है? सर सैयद अहमद खान। तो ये तो बात बिल्कुल ही सिरे से खत्म हो जाती है, क्योंकि कहीं भी कोई भी सब्सटैंशियल प्रूफ नहीं मिलता है कि एएमयू को बनाने में या सपोर्ट करने में कोई नेहरू का कोई हाथ रहा हो या नेहरू एंड लॉबी का कोई हाथ रहा हो। बल्कि इंटरेस्टिंगली नेहरू पैदा हुए हैं 1889 के अंदर इलाहाबाद में, ब्रिटिश इंडिया के अंदर। और इस कॉलेज की फाउंडेशन 1875 में रखी जा चुकी थी। उस वक्त ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मशहूर थी, या इस नाम से रजिस्टर की गई थी, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि 1875 के अंदर बनाया गया। और जबकि नेहरू पैदा होते हैं 1889 के अंदर, यानी तकरीबन 14 साल के बाद। यानी नेहरू के पैदा होने से पहले ये यूनिवर्सिटी बन चुकी थी और इसे सर सैयद अहमद खान ने बनाई थी। अब वो अलग बात है कि उनसे क्या इख्तिलाफ थे, उनको मुस्लिम्स में क्या वैल्यू मिली या नहीं मिली। तो एएमयू का तो ये क्लेम बस्ट हो जाता है कि नेहरू ने बनाया है, नेहरू की वजह से एस्टैब्लिश हुई। उसके बाद अगर बात करें जामिया मिलिया इस्लामिया की, तो जामिया मिलिया इस्लामिया एस्टैब्लिश होती है 29 अक्टूबर 1920 को। उस वक्त नेहरू क्या कर रहे थे? नेहरू ही ज्वाइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, रोज टू बिकम अ लीडर ऑफ प्रोग्रेसिव फैक्शन ड्यूरिंग द 1920s। नेहरू तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस उस वक्त अंग्रेजों से दस्तगिरबा थी आजादी के लिए। और उस वक्त तो गवर्नमेंट अंग्रेजों की थी। नेहरू ने कैसे स्टैब्लिश कर दी, या नेहरू ने इस यूनिवर्सिटी को बना कैसे दिया? अगर कोई ये कहे कि अंग्रेजों ने बनाया, तो फिर भी बात समझ में आती कि गवर्नमेंट थी, फंड करती थी। और ऑल्दो गवर्नमेंट ने कुछ किया भी है फंड, कुछ मुसलमानों ने रेज किया था फंड, उसकी हिस्ट्री इस तरह की है। लेकिन नेहरू का कोई क्लेम नहीं है। और क्योंकि नेहरू एक पॉलिटिकल नैरेटिव है इंडिया के अंदर, और एक नैरेटिव जो बिल्ड किया जाता है मुस्लिम अपीजमेंट या माइनॉरिटी अपीजमेंट का, ये उससे लिंक्ड है ये क्लेम। तो इसे बस्ट करना जरूरी है। अगला क्लेम, अच्छा, मजाहिया तौर पर जेएनयू को भी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या एस्टैब्लिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नेहरू नेहरू के ऊपर डाल दी गई। आइए मैं आपको बताऊं, ये जो यूनिवर्सिटी है, ये कब फाउंड की गई? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1969 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 1969 में बनाई जाती है, जबकि जवाहरलाल नेहरू इस दुनिया से जा चुके थे 1964 के अंदर। यानी उनके जाने के बाद तकरीबन 5 साल के बाद ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की जाती है। तो कैसे नेहरू रिस्पॉन्सिबल हुए? ये क्लेम ही बोगस है, और ये क्लेम इंसल्टिंग भी है
इन यूनिवर्सिटीज के लिए कि गोया ये कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो अलग थी उन तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटीज से। यूनिवर्सिटी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, उसका मकसद होता है सोसाइटी के अंदर नॉलेज को फैलाना, सोसाइटी के अंदर एनलाइटमेंट को फैलाना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्लेम। फतेह भाई आप हैं? आसिफ भाई? हाँ, बिल्कुल जी सुन रहे हैं आपको। चलिए ठीक हेलो है, हम आगे बात करते हैं। अब एक और मिस इन्फॉर्मेशन है इस पिक्चर के थ्रू। अच्छा, क्योंकि सतत ये ये पर पिक्चर हमको सुन नहीं जानबूझ पा के रहे। डाले जाते हैं ताकि जो हमारी बात है उसको आप पिक्चराइज करके अपने क्लेम के अंदर सब्सटेंशियलिटी ला सके। अब ये किसी एक मुस्लिम फैमिली की पिक्चर है, क्योंकि औरत नकाब में दिख रही है, मर्द दाढ़ी वाले हैं और वो जा रहे हैं, उनके शायद 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं और वो गाड़ी पे बैठ के इस तरह जा रहे हैं। अब इसको प्रोपेगेंडा करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है? ऑल्दो ये हो सकता है इलीगल है और क्राइम हो सकता है, फाइनेंशियल ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन है, वो सारी चीजें। लेकिन इस एक एब्सोल्यूट वाक्य को लेकर के पूरी कम्युनिटी की तरफ मिस इन्फॉर्मेशन का एक प्रोपेगेंडा खड़ा करना, ये सरासर गलत बात है। और इस प्रोपेगेंडा में क्या क्या है, आइए जरा इस पे बात करते हैं। इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, 31 जुलाई तक टैक्स अवश्य भरें। इनको जो नीचे पिक्चर में दिया गया है, समय से सब्सिडी देनी होती है। प्लीज पे टैक्स इन टाइम। ये एक तंज है। गोया कि जो टैक्स पे कर रहे हैं लोग, इंडियंस जो पे कर रहे हैं, वो मुस्लिम्स ही सारा इस्तेमाल कर रहे हैं और मुस्लिम्स के ऊपर खर्च किया जा रहा है। और गोया कि सारा टैक्स बेनिफिट मुस्लिम्स को मिल रहा है। तो लेट्स सी कि पहले टैक्स कौन कौन भरता है इंडिया में, कौन कौन टैक्स पे कर रहा है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बात ही सिरे से गलत है कि टैक्स सिर्फ कुछ लोग भर रहे हैं और कुछ लोग मजे उड़ा रहे हैं, यानी मुस्लिम्स गोया के मजे उड़ा रहे हैं। ये ही बात गलत है सिरे से। हर इंडियन जो 1 रुपए की चीज भी खरीद रहा है वो भी टैक्स दे रहा है। क्योंकि जब आप कोई चीज खरीदते हैं, बल्कि इवन कोई सर्विस भी खरीदते हैं, अभी लेटेस्ट नॉर्म जो गवर्नमेंट ने जीएसटी के इंट्रोड्यूस किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप तकरीबन 18% तक या उससे ज्यादा भी आप टैक्स पे करते हैं, इंक्लूडिंग आप फूड पर भी, नमक पर भी, खाने पर भी, और अब तो पानी वगैरह पर भी आप टैक्स पे करते हैं। तो जो हर इंसान 1 रुपए की आप माचिस भी ले रहे होते हैं, तो उस पर आप कुछ हिस्सा टैक्स का दे रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स टैक्स पे नहीं करते, मुस्लिम्स भी टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन यहां पर स्पेशली जिस फिगर को या जिस बात को ग्राउंड बना करके ये बात की जाती है, वो ये है कि इनकम टैक्स मुस्लिम कम पे करते हैं। तो उसकी वजह मुस्लिम्स नहीं है, उसकी वजह गरीबी है। क्योंकि इनकम टैक्स 5 लाख इंडियन रुपी एनुअली कमाने वाले या उससे ज्यादा कमाने वालों को देना होता है। मुस्लिम्स इस मामले में बहुत पीछे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट गवाह है इस बात की। और आइए जरा मैं आपको इनकम टैक्स, इंडियन गवर्नमेंट की इनकम टैक्स वेबसाइट से कुछ कंटेंट पढ़ के सुना दूं, ताकि ताकि आपको भी मजेदार लगे। नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स इंडिया में है 82.7 मिलियन पीपल, विच इज 6.25%। ये इनकम टैक्स पे करते हैं 6.25% लोग। तो क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही हैं जो टैक्स नहीं पे करते हैं? तो फिर तो होना ये चाहिए था, गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग तकरीबन 15% लोग ना करते, बाकी 85% लोग कर रहे होते, या एटलीस्ट 60% लोग कर रहे होते। ऐसा नहीं है। तो जो टैक्स पेयर्स टैक्स पे करते हैं, वो पूरे तकरीबन 6 से 7% लोग जो पे करते हैं, वो रेस्ट ऑफ द पीपल के ऊपर खर्च किया जाता है, बल्कि उन पर भी खर्च किया जाता है। और आइए जरा देखते हैं, गवर्नमेंट ने खुद रीजन दिए लोग क्यों टैक्स पे नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट ने खुद इस मिथ को बस्ट कर दिया है। मोस्ट पीपल फील दैट टैक्स इज बर्डन एंड शुड बी अवॉइडेड। तो ये जो इमेज है, ये खुद टैक्स को एक बर्डन की तरह दिखा रही है कि गोया आप टैक्स देंगे और वो बेनिफिट किसी और को जाएगा। Taxpayers feel that they are being treated harshly and the punitive position in the tax laws are applied ruthlessly against them. Hence, it is better to always
it is better to be away from tax department and the number of non-filers of tax return is increasing. लोगों को खुद लगता है, जिसे इनकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद कह रही है कि लोग फील करते हैं कि उनका टैक्स उनके खिलाफ एक हार्श प्यूनिटिव पोजीशन है और वो लोग ये सोचते हैं कि ये लॉज उनके खिलाफ हैं, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है, टैक्स उनके खिलाफ नहीं है, गवर्नमेंट तो खुद कह रही है। और हमारे ऊपर या एज अ मुस्लिम कम्युनिटी कितना टैक्स खर्च किया जाता है ये तो बहुत अच्छे से देखा जा सकता है कि हमारी जो एएमयू या जामिया के जो पिछले 2 साल के अंदर फंड कटिंग की गई है वो सबके सामने है। मैं वो फैक्ट नहीं लाया वरना आप इसको इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हैं कि जो पहले 1000 करोड़ रुपए का बजट होता था, वो घट करके कितना 100 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो कितना मुस्लिम्स को सब्सिडी दी जाती है। हज सब्सिडी के नाम पे एयर इंडिया को जो जिंदा रखा जाता था वो खत्म होने के बाद एयर इंडिया किस तरह बर्स्ट हो गया वो सबके सामने है। तो वो सब्सिडी हमें कितनी मिलती है ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट शाहिद है कि हमारे स्कूलों की हालत क्या है। हमारी छोड़िए बल्कि हमारी लोकेलिटी में स्कूल्स नहीं है, पानी नहीं है। तो ये सिर्फ एक मिथ है और हेट स्प्रेडिंग है रेडियो रवांडा के तर्ज पे। ये एंटी सेमेटिज्म की तर्ज पर इस्लामोफोबिया है खाली और कुछ भी नहीं। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल है कि मुस्लिम्स की आबादी को लेकर, क्योंकि इसमें एक आबादी को लेकर भी एक बड़ा फैक्टर होता है इस क्लेम के अंदर, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि आप भी उसको समझें। लेट मी शेयर, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। वो आर्टिकल बड़ा ही मजेदार है, फैक्ट चेक किया था द स्क्रॉल ने, सॉरी स्क्रॉल डॉट इन ने। आई होप ये आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आपको। हम्म इसमें ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है 2015 में 8 अप्रैल को। और इसके पीछे ये जो क्लेम है, इसके पीछे एक बड़ा क्लेम ये भी है कि मुस्लिम्स एक दिन आबादी को सरपास कर लेंगे या उनकी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो उसको बस्ट किया था स्क्रॉल डॉट इन ने। आइए जरा पहले क्लेम की बात कर लेते हैं। पहला क्लेम ये है कि मुस्लिम्स विल ओवरटेक हिंदूज। ये बहुत बड़ा क्लेम है और ये एक फियर की तरह यूज किया जाता है इस्लामोफोबिया को फैलाने के लिए। और खास करके जो हिंदू भाई बहन है इंडिया के, वो इस डर में आ जाते हैं कि एक दिन हम माइनॉरिटी हो जाएंगे। और फिर उसके आगे बहुत सारी चीजें हैं, इसमें रिब्यूक भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी साध्वी प्राची हो अक्यूज मुस्लिम ऑफ गिविंग बर्थ टू 40 डॉग्स ईच एंड ट्राइंग टू कन्वर्ट हिंदुस्तान इनटू दारुल इस्लाम। ये एक बहुत बड़ा क्लेम है कि हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने की कोई कोशिश है। ऑल्दो हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है, मुसलमानों के लिए पीसफुल जगह है और इस पर की हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो इसको कोई दारुल इस्लाम से उनका मतलब ये होता है कि कोई इस्लामिक कंट्री वगैरह बनाने की कोई साजिश चल रही है, ऐसा तो कुछ है नहीं। और उन्होंने डेरोगेटरी कमेंट्स किया था। तो इसका फैक्ट चेक किया था कि लेट्स सी कि मुस्लिम पॉपुलेशन कब हिंदूज के बराबर आ जाएगी। ये बात सही है कि मुस्लिम्स की जो ग्रोथ रेट है वो हिंदू पॉपुलेशन से थोड़ी ज्यादा है। हिंदू पॉपुलेशन 1.4% के रेट से बढ़ रही है जबकि मुस्लिम पॉपुलेशन 2.2% की रेट से बढ़ रही है। तो इसको जब चेक किया गया तो अंदाजा ये लगा कि अगर ये दोनों बराबर आते हैं इसी रेट पे बढ़ते बढ़ते तो किस वक्त ये आबादी बराबर होगी। मैं बराबर की बात कर रहा हूं, टू बी वेरी क्लियर, ज्यादा होने की बात नहीं कर रहा हूं। बराबर किस वक्त हो सकती है, वो है ईयर 2220, यानी आज से तकरीबन 200 साल के बाद। तो किसे पता क्या हालात होंगे, कब क्या होगा। और उस वक्त इंटरेस्टिंगली ये क्लेम करते हैं स्क्रॉल डॉट इन वाले कि हमारे देश की आबादी हो चुकी होगी 125 या 140 करोड़ से बढ़ करके 3 करोड़ 2064 करोड़, जिसमें आधे मुस्लिम और आधे हिंदू होंगे अगर सारे फैक्टर्स सेम रहे अगले 200 साल तक, क्योंकि तकरीबन नामुमकिन है। ये वो मिथ है जो इतनी तेजी से फैलाया जा रहा है जैसे आप कह सकते हैं जंगल की आग। फिर उन्होंने इसका पूरा डेटा यूज किया है सेंसस का इस अपने क्लेम को सब्सटेंशियल करने के लिए। तो मैं बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप इसे पढ़ें, मैंने लिंक डाल दिया है अपने चैनल पर। उसके बाद दूसरा ये कि मुस्लिम्स की जो रेट है, बर्थ ग्रोथ रेट, वो ज्यादा है, एबनॉर्मल है।
और इसको बहुत अलग-अलग तरीके से बताया जाता है। लेकिन उसमें उन्होंने ये बताया कि ग्रोथ रेट ज़्यादा होने के स्क्रॉल डॉट इन वालों ने ये बताया कि ज़्यादा होने के कुछ वजह है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ग्रोथ रेट किसी साजिश के तहत या किसी प्लान्ड तरकीब से बढ़ रहा है। उसकी वजह ये है कि इन्होंने एक क्लेम यहाँ पर ये किया है कि मोर्टेलिटी रेट जो है, इन मुस्लिम्स इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट इज़ लोअर दैन द अदर पॉपुलेशन सेगमेंट। यानी मुसलमानों के अंदर जो पैदा होने के बाद जो बच्चे इंतकाल करते हैं, वो बहुत कम है। दूसरी पॉपुलेशंस में ऐसा ज़्यादा होता है। इसलिए भी ज़्यादा है ग्रोथ रेट। और दूसरा ये बताया कि एजुकेशन कम है हमारे यहाँ, और क्योंकि कमाने वाले क्योंकि अर्निंग स्केल कम होता है हमारे वहाँ, तो फिर फैमिली को फंड करने के लिए ज़्यादा लोग कमाते हैं या उनकी जल्दी शादियाँ हो जाती हैं। इस वजह से भी ग्रोथ रेट ज़्यादा है हमारे। एजुकेशन और इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट, ये 2 वजह है जिसकी वजह से मुस्लिम्स का बर्थ रेट ज़्यादा है, ना कि इसलिए कि कोई प्लांट टेक्निक चल रही है। और तीसरा ये कि बांग्लादेशी इमिग्रेशन पर इन्होंने बात की, जबकि पूरी तरह से इन्होंने बस्ट किया कि बांग्लादेश से कोई इमिग्रेशन नहीं हो रहा है। आइए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगला क्लेम है, ये मैं किसी अरब एथीस्ट की तरफ से एक पोस्ट थी जिसको मैंने कॉपी किया है। ये वो पिक्चर है जो उसने पोस्ट की थी। एक्चुअली वो एथीस्ट क्या है, वो एक्स मुस्लिम टाइप है, उन्होंने किया था। उनका कहना ये है कि जो फ्रांस वगैरह में इंसल्टिंग हुई कार्टून्स बनाए गए, तो उसमें मुसलमानों को चाहिए कि एयरबस प्लेन्स, रेनॉल्ट और ये जो कारें हैं, ये सब बायकॉट कर दें। और उसके बाद उन्होंने कुछ कमेंट्स भी लिखे हैं, ज़रा मैं वो पढ़ देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि ये इस्लामोफोबिया इन एथीस के अंदर जो अपने आप को बड़ा लिबरल या बड़ा आप कह सकते हैं रैशनल कहते हैं ना, उनके अंदर भी किस हद तक पाया जाता है। क्योंकि ये इरैशनल है बिल्कुल क्लेम कि अगर हम उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ हैं या जो वो कम्युनिटी जो इंसल्ट कर रही है हमारे नबी की, हम उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, उनको डिमांड करते हैं कि भाई या तो प्रोसिक्यूट किया जाए, वो माफ़ी माँगे, वो अपनी इन हरकतों से बाज़ आ जाएँ, तो इससे क्या मतलब है कि जो वहाँ पे काम करने वाली कंपनीज़ हैं, उनके प्रोडक्ट जो बना रहे हैं या जो उनकी टेक्नोलॉज़ीज़ हैं, ऑल्दो इस पर एक बहस है कि वो टेक्नोलॉज़ीज़ खुद किन टेक्नोलॉज़ीज़ पर बेस्ड हैं, जो उनके फाउंडेशन से वो मुसलमानों के यहाँ पाई जाती हैं। तो आइए ज़रा उसको भी पढ़ लेते हैं और देखते हैं इरैशनैलिटी कितनी होती है इस्लामोफोबिया के पीछे। इन द लेट 1980s it was boycott Britain over Salman Rushdie's book। सलमान रुश्दी सैटानिक वर्सेस लिखने वाला ऑथर था, अभी रिसेंटली हेडलाइंस में आया जिसके ऊपर कातिलाना हमला वगैरह भी हुआ। तो उसको ब्रिटेन को बायकॉट करने की एक मूवमेंट पूरी दुनिया में चली क्योंकि उसने रुश्दी को पनाह दे दी थी। अब फिर ये हुआ कि वो लिखते हैं, सिंस देन वी हैड बायकॉट टू चाइना, यूएसए, हॉलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड इवन कनाडा। डू वी इवन रिमेंबर व्हाट द बायकॉट वाज अबाउट? अगर वो मेरे सामने होते तो मैं उन्हें बताता, यस वी रिमेंबर कि बायकॉट किस लिए था, और हम कभी नहीं भूल सकते। इट वाज अबाउट द मोस्ट सेंसिटिव टॉपिक, द मोस्ट रिवियर्ड पर्सन, the most respectful personality for a Muslim. It was about Janabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They all have same story. People go down on the street screaming, cursing, burning cheaply colored flag. They do not have money to pay for real flags. Go home thinking they pleased Allah. अब यहाँ पर जो राइट टू प्रोटेस्ट है या राइट टू एक्सप्रेस है, जिसका ये बड़ा सहारा लेते हैं एथीस्ट या एक्स मुस्लिम्स की, भाई हमारे पास राइट है कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो वहाँ पर मुसलमानों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो उन्होंने अपने नबी की तौहीन पर यूज़ की, जो अपना ये राइट यूज़ किया, तो उसको मॉक क्यों कर रहे हैं ये? इज़न्ट इट हिपोक्रेटिक? और फिर वो बात लिखते हैं, गो होम थिंकिंग दे प्लीज अल्लाह, फ्यू डेज लेटर दे गो बैक टू ईटिंग द सेम फूड, ड्राइविंग द सेम कार, सपोर्टिंग द सेम फुटबॉल टीम दैट आर इन दीज कंट्रीज एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। ये सही है कि मुसलमान भूल जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने दिल से अपने नबी की अजमत को निकाल देता है।
ये वो है इर्रेशनल इस्लामोफोबिया जो मिस इन्फॉर्मेशन या हेट को जन्म देता है। और इसमें इन्होंने हैशटैग वगैरह यूज किए, मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया, आप देख सकते हैं। लास्ट में इन्होंने काफिर, मुल्हिद और इस तरह के भी यूज किए हुए हैं हैशटैग, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। और एट लास्ट ये सब वो थे जो इस्लाम के बाहर वालों के थे, इस्लाम के बाहर वालों ने जो एतराजात किए। लेट्स सी जो इस्लाम को क्लेम करते हैं, क्योंकि मेरा क्लेम ये है, मेरा मानना ये है और काफी लोगों का मानना ये है कि इस्लामोफोबिया इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू द आउटसाइडर्स ऑफ द इस्लाम, it's not just restricted to the non-Muslims, it's not just restricted to the ex-Muslims. Islamophobia can be found in Muslims. A Muslim can be phobic to the Islam because sometimes Muslims uh, fear about Sharia, about the laws of Islam. Even sometimes they hate, even express hateful and derogatory comments against Islam, Muslims, and Islamic personalities and revered symbols and scriptures and personalities. जिसका एक एग्जांपल आपके सामने है। ये इंग्लिश में है, उर्दू वालों के लिए मैं तर्जुमा कर देता हूँ। इफ ही इज अलाइव इन हिज ग्रेव व्हाई कीप हिम देयर। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बात करते हुए कोई शख्स है, वल्लाहु आलम, क्योंकि क्लेम तो मुस्लिम होने का कर रहा है, तो हम उसी पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह ज़िंदा हैं, तो उन्हें उनकी कब्र में क्यों ही रखना? उनके मज़ार शरीफ में क्यों ही रखना? लेट्स डिग द ग्रेव। क्यों ना हम मज़ार शरीफ को खोदें एंड आस्क हिम, और उन्हें बाहर निकाल के माज़अल्लाह पूछें टू क्लियर ऑल द इख्तिलाफ दिस उम्मा हैज़। इस उम्मत के अंदर जितने इख्तिलाफ हैं, उसको खत्म कर दें। वो यानी नबी पाक को बाहर निकाला जाए या उनसे पूछ लिया जाए कि इस उम्मत में जो इख्तिलाफ है उसमें सही पोजीशन क्या है, एंड लीड अस वंस अगेन, और उनको दोबारा कहें कि हमें लीड करें। माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये वो है हेट स्पीच। आप नहीं मानते कोई अकीदा, आपकी बात है। कोई बात आप माने ना माने, आपका अकीदा है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अल्लाह आपको जज करेगा, लेकिन आपको ये किसने हक दिया कि मुसलमानों को, मुसलमानों के नबी को, मुसलमानों के रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को या उनकी किसी भी रिस्पेक्टेड प्रैक्टिस को आप इस तरह इंसल्ट करें? मुसलमानों का एक बड़ा तबका, बल्कि मैं कहूँ सबसे बड़ा तबका, बल्कि इंक्लूडिंग शिया सुन्नी कम्युनिटीज, इस बात पर मुत्तफिक हैं, बल्कि सलफी और देवबंदी कम्युनिटी के भी काफी बड़े हिस्से इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं। तो उनके लिए इस तरह का डेरोगेटरी टर्म इस्तेमाल करना कि उन्हें कब्र खोद के बाहर निकाला जाए, माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये सीधा सीधा हेट स्पीच है और ये इस्लामोफोबिया के अंदर लाइक करता है। ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह मुसलमानों के अंदर भी हेट स्पीच और इस्लामोफोबिया पाया जाता है। आने वाले दिनों में हम और इस तरह के एग्जाम्पल्स आपके सामने सेट करेंगे और आप देखेंगे तो आपको हैरत होगी कि इस्लामोफोबिया कितना क्रीप है कि मुसलमानों के अंदर भी आता जा रहा है। और आखिर में ऐसे लोगों को जो हेटफुल हैं और इस तरह का हेटफुल कमेंट करते हैं, उनके लिए मेरा एक ही जवाब है, कुरान मजीद की ये आयत है, ला तक़ूलू लिमन यक़्तुलू फ़ी सबीलिल्लाह। और उन लोगों को मुर्दा ना कहो, युक्तल ना कहो, जो माफ़ कीजिएगा, अ ला तक़ूलू लिमन यक़्तुलू, उन लोगों को ना कहो युक्तलू, जो कत्ल किए गए, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के लिए। अमवात, उनको अमवात ना कहो, उनको मरा हुआ ना कहो, उनको मुर्दा ना कहो। बल अहयाउन, वो जिंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून, वलाकिन लेकिन, ला तशऊरून, तुम्हें खबर नहीं, तुम्हें शऊर नहीं है। तो जो लोग अल्लाह के लिए शहीद किए गए, जो लोग अल्लाह के लिए कत्ल किए गए, वो जिंदा हैं। बल अहयाउन, यहाँ अगर गौर करें आप, बल, बल्कि, अहयाउन, वो जिंदा हैं। तो क्या कुरान की इस आयत का ये इस तरह के मुसलमान इनकार करेंगे कि शहीद जिंदा है? और बाज़ रिवायतों के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल उस ज़हर से हुआ जो आपको दिया गया था। और ये उसमें रिस्पेक्टेड और बड़ी रिवियर्ड पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने लिखा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहीद हैं।
तो क्या ये इस आयत का इनकार करेंगे? और अगर चलिए मान लेते हैं माज़अल्लाह कि नबी ज़िंदा तो नहीं है माज़अल्लाह, तो क्या शहीद तो ज़िंदा है ना? जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म, जनाब सैयदना उस्मान गनी, जनाब सैयदना मौला अली, जनाब सैयदना अमीरुल मोमिनीन मौला हसन, जनाब सैयदना मौला हुसैन और बहुत सारे सहाबा जनाब सैयदना खालिद बिन वलीद वो तो चलिए बज़ाहिर शहीद नहीं है, तो क्या ये लोग ज़िंदा नहीं है? क्या ये उम्मत के इख्तिलाफ नहीं दूर कर सकते हैं? क्या ये रिस्पेक्टेड और इजमाई पर्सनैलिटीज़ नहीं है? हाँ, इसका जवाब ये है वलाकिन ला तशऊरून। कुरान ने ही साफ कर दिया है कि हमें शऊर नहीं है उनकी ज़िंदगी का, लेकिन वो ज़िंदा हैं। तो आप अपने शऊर से जज करने बैठे और इतनी डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज़ की कि इस्लामोफोबिक होते हुए आपने दुनिया के तकरीबन 180 करोड़ मुसलमानों का दिल दुखाया, उनके नबी के लिए इस तरह की बात की। क्या कोई मुसलमान बर्दाश्त करेगा कि उसके नबी की कब्र पर माज़अल्लाह खोदने के लिए कोई औज़ार मारना तो दूर, एक परिंदा भी पर मार पाए, माज़अल्लाह। वहाँ तो मुसलमान अपने आँसुओं को भी गिराते हुए सोचता है कि कहीं मेरे नबी के दरबार की तौहीन ना हो जाए। वहाँ मुसलमान हाथ भी उठाता है तो अदब से, वहाँ बैठता है तो अदब से। माज़अल्लाह इस तरह का इस्लामोफ़ोबिया बर्दाश्त नहीं होगा और हम इसे कॉल आउट करते रहेंगे और इंशाअल्लाह मुसलमानों को बताते रहेंगे कि अपने आप को इस्लामोफ़ोबिया से बचाएँ और ऐसे लोगों से बचाएँ जो इस्लामोफ़ोबिया में गिरफ्तार हैं या उसको फैलाने में मददगार हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।